हेलो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वालिटी पैरामीटर्स को लेके और उसकी मेंटेनेंस को लेके। लेकिन इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि हम कारपेट को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं और हाउ इट इज़ रिलेटेड विद द ट्रैफिक क्लासिफिकेशन। सी, जब भी कारपेट की क्वालिटी की बात करें तो क्या क्वालिटी पैरामीटर ध्यान में रखें अकॉर्डिंग टू द क्लास ऑफ कारपेट। और ये कारपेट जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ ट्रैफिक। नाउ व्हाट इज ट्रैफिक? ट्रैफिक मींस कि कारपेट्स के ऊपर लोगों का आना जाना कितना है, कितना ट्रैफिक लोगों का वो बियर कर रहे हैं, विच द कारपेट इज कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग। सो हम तीन तरह से उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 का मीन्स मतलब है कि लाइट ट्रैफिक की एग्जांपल के तौर पे एग्जीक्यूटिव ऑफिस और बोर्ड रूम मीन्स उसका जो यूजेस है कारपेट जहाँ पर फिक्सअप है वो बहुत ही कम है। क्लास 2 कैटेगरी में मीडियम ट्रैफिक में हम लोग लोकल रूम को कंसीडर कर सकते हैं जहाँ की कंपेयर टू लाइट ट्रैफिक देयर इज मच यूजेस ऑफ कारपेट। क्लास 3 कैटेगरी में हैवी ट्रैफिक सच एज कैफेटेरिया और रिटेल स्टोर। और अगर हम इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो क्लास 1 में हम लोग होटल रूम कंसीडर कर सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिस कर सकते हैं, रूम ऑफ वर्शिप्स और अपार्टमेंट्स विच आर नॉट मस्ट टू बी यूज्ड। क्लास 2 में हम लोग लाइब्रेरी, लॉन्ज, locker room, office, clerical area where the uses of the carpet as compared to the class 1 is more. In case of class 3, which is based on the heavy traffic uses of carpet, which includes cafeteria, conference centers, retail stores, theater, airport, जहाँ पर कि हैवी ट्रैफिक रहता है, लोगों का आना जाना बहुत रहता है। सो जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं और जो मेंटेनेंस की बात करें तो वो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि कारपेट कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कहाँ उसकी एंड एप्लीकेशंस है। नाउ कमिंग टू द क्वालिटी पैरामीटर्स, ये पैरामीटर्स ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं हमारे, बट जस्ट टू समराइज इट कि हम क्वालिटी पैरामीटर्स में अगर थोड़ा सा ब्रॉडली क्लासीफाई करने की कोशिश करें तो ड्यूरेबिलिटी itself is one of the important factor which must be considered, and second is appearance is very much important. So कौन कौन से पैरामीटर्स अपीयरेंस में आते हैं ये लिस्टेड है, और नॉन अपीयरेंस फैक्टर्स बट परफॉर्मेंस वाइज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो अगर नाउ ड्यूरेबिलिटी में हमारा फाइबर कंटेंट, विच काइंड ऑफ फाइबर्स वी हैव यूज्ड, अकॉर्डिंगली द कॉस्ट विल आल्सो वेरी। यार्न कौन सा यूज़ कर रहे हैं, क्या कितनी प्लाई है उसकी, कितना ट्विस्ट दिया है, कहाँ पर बना है। पाइल पोर्शन में हम पाइल डेंसिटी की बात करते हैं कि नंबर ऑफ लूप्स पर स्क्वायर इंच कितना है, रोज पर इंच कितना है, स्टिच पर इंच कितना है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले। पाइल हाइट कितनी है, अकॉर्डिंग टू द यूजेस कितनी पाइल हाइट होनी चाहिए, एंड पाइल वेट कितना है, एंड टफ बाइंड स्ट्रेंथ विच बेसिकली इज रिलेटेड विद द कवर ले कारपेट अंडरले। सो ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है विच डिसाइड द ड्यूरेबिलिटी फैक्टर। अगर आपको डिटेल में जाना है तो यू कैन फॉलो माय प्रीवियस वीडियो वेयर आई हैव डिस्कस ऑल दिस पॉइंट्स। नाउ अपीयरेंस के केस में aberration resistant, aberration means how much carpet is able to sustain while walking. तो mean related with the rubbing effect. अगर aberration resistance कम है it means
the piles or the fibers, they will be coming out of the carpet and it will abrade easily. Now cleanability, how much ability the carpet is having to clean from the crumbs, soils. कलर रिटेंशन, कितनी कलर फास्टनेस है, कलर फास्टनेस टू वॉशिंग कितनी है, कलर फास्टनेस टू सनलाइट कितनी है, कहाँ पर यूज़ हो रहा है, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा. डायमेंशन स्टेबिलिटी, इज देयर एनी श्रिंकेज इशू इन द कारपेट, एंड ऐसा तो नहीं है कि अगर हम उसको वाइल मेंटेनेंस, अगर हम उसको वाटर ट्रीटमेंट दे रहे हैं या वैक्यूम फॉर्म, दैट आई विल डिस्कस. सो उसकी वजह से कहीं उसके अंदर श्रिंकेज तो नहीं हो रही है. पीलिंग रेजिस्टेंट, दिस आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट, कि अगर हम फिलामेंट यूज़ कर रहे हैं तो पीलिंग के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं एज कंपेयर टू द स्पनियन. रेजिलियंसी कितनी है, रेजिलियंसी मतलब टू कम बैक टू इट्स ऑन पोजीशन, मीन उसके स्प्रिंगीनेस कितनी है. ऐसा तो नहीं है कि वो जब हम चल रहे हैं तो वो दबाव में आ रहा है, नॉट एबल टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप. एंड उसका सोइल एंड स्टेन रेजिस्टेंट कितना है कारपेट का. सो दीज आर दी फैक्टर्स विच आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर अपीयरेंस. और नॉन अपीयरेंस फैक्टर, अगर हम उसमें परफॉर्मेंस को लें तो साउंड एब्जॉर्प्शन कितना है, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ थिएटर्स, और भी एप्लीकेशंस में बी इन कन्वेंशन सेंटर. तो क्योंकि कारपेट्स में जो फाइबर्स है दैट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉइस रिडक्शन. दिस आल्सो आई हैव टॉक्ड अबाउट. स्टैटिक कंट्रोल मीन कोई ऐसा तो नहीं है उसके अंदर स्टैटिक चार्ज का इशू है, अदरवाइज इट मे गेट फायर समहाउ. थर्मल इंसुलेशन कितना है, विच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर ऑफ द hole or the rooms. And flame resistance, how much ability of the carpet to withstand the flame resistance. So these quality parameters must be considered, keeping in mind that where the uses of carpet is it used to be used for residential purpose or contract commercial applications. तो accordingly हम लोग इसको डिसाइड करेंगे, क्योंकि कॉस्ट इशू बहुत इम्पोर्टेंट है कारपेट्स के केस में ना. अगर इसमें एक दो पैरामीटर्स आई हैव मिस्ड इन माय प्रीवियस वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू एलैबोरेट इन दिस वीडियो. कारपेट फ्लेमेबिलिटी, सी लॉट ऑफ एक्सीडेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ द फ्लेम. पहले ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा यूजेस नहीं था टेक्सटाइल्स का, होम फर्निशिंग का, इन होटल इंडस्ट्री बहुत लॉन्ग बैक. सो लेटर ऑन आपके अब फ्लोरिंग भी सॉफ्ट फ्लोर में होने लग गई, कारपेट्स, कर्टेन्स, एंड देयर इज़ लॉट ऑफ मच यूजेस ऑफ होम फर्निशिंग. सो ये सब बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि वो कम से कम उसके चांसेस हो एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए. सो बहुत बड़ा कारण निकल कर ये आया कि फ्लेम एक बहुत ही मेजर इशू है, क्योंकि होटल इंडस्ट्री में और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में जब आग लगती है तो इट स्प्रेड्स. सो ये चीज़ हमारी कारपेट्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है. सो अगर हम कहें कि कारपेट फ्लेमेबिलिटी और फ्लेम रेजिस्टेंस कितना है, सो हम उसके लिए टेस्ट करते हैं. तो which in fact measure the ability of the carpet to withstand high heat exposure while burning without further spreading the flame. मतलब उस कारपेट कितना विथस्टैंड कर सकता है हाई हीट को, so that it does not burn. Even if it burns, it should not spread the flame. So टेस्ट में हम ये चीज़ चेक करते हैं. और एक और बात यहाँ पर यह है कि टेस्ट के साथ साथ कितनी स्मोक उसके अंदर जनरेट हो रहा है, कितनी गैसेस, टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं. ऐसी अगर इवन इफ गैसेस आर प्रोड्यूस्ड, दिस आल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर डेथ ऑफ अ पर्सन. सो ये बात भी हम टेस्ट में एग्जामिन करते हैं.
दूसरा ये इसमें मेंशन है कि अगर जितना लेस रेजिस्टेंस होगा कारपेट्स का, इट मीन द सब जो फ्लेम है दैट विल स्प्रेड अ लॉन्गर डिस्टेंस ऑन द कारपेट बिफोर द फ्लेम सेल्फ एक्सटिंग्विश। मतलब ये डिज़ायरेबल है कि कारपेट ऑफर मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू द फ्लेम्स एंड इट इज़ बेटर इफ इट गेट सेल्फ एक्सटिंग्विश। मतलब अगर अपने आप ही वो समहाउ बुझ जाए, आग रोक ले, तो दैट इज़ वेरी मच डिज़ायरेबल। कारपेट के केस में हम लोग फिनिशेस अप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि इतना जो भी हम अगर फ्लेम रेजिस्टेंस इनकॉर्पोरेट करना चाह रहे हैं वो कोशिश करें कि वो फाइबर्स को इंजीनियर करते समय, मतलब फाइबर की मैन्युफैक्चरिंग करते समय अगर कुछ हम उसके अंदर इंग्रेडिएंट डाल पाएँ कि वो फ्लेम को रेजिस्ट करें वाइल इन एक्चुअल यूज़, दैट विल बी बेटर ना। एक और कारपेट अंडरले आल्सो बहुत बड़ा पार्ट प्ले करते हैं फ्लेमेबिलिटी के केस में। तो वो भी कारपेट अंडरले को भी एग्जामिन करें। ऐसा तो ना हो कि हमारा कारपेट्स तो ओके है लेकिन जो फ्लेम स्प्रेड हो रही है दैट इज़ बिकॉज ऑफ कारपेट अंडरले, सो ये भी हमें एग्जामिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा सॉइलिंग एंड स्टेन resistance in carpet, which is one of the important parameter as far as appearance is concerned. So कौन कौन से factors जो हैं related हैं soil और stain appearance से, तो fiber shape और surface is one of the parameters. See क्या होता है कि अगर फाइबर में रिसेसिस है मीन्स एक तरह से वेरी वेरी स्मॉल ग्रूव्स या इरेगुलर है, तो उसके अंदर जो सॉइल है या डस्ट है, डर्ट पार्टिकल है, वो उसके अंदर सेटल हो जाते हैं। और नॉट ओनली इवन इन द फाइबर शेप, जो यार्न्स के बीच में भी ये सॉइल सेटल कर लेती है। सो ये जस्ट होल्ड जस्ट सो फाइबर शेप और सरफेस हमें डायरेक्टली रिलेटेड वे है विद द अपीयरेंस ऑफ द कारपेट। एक और है फाइबर की जो शेप, फाइबर में अगर क्रिम्प है, अगर वो नॉन राउंड क्रॉस सेक्शन है या उसके अंदर डिपेंड अपॉन कितने ट्विस्ट हैं, तो उससे क्या होता है ये जो क्रिम्प है नॉन राउंड क्रॉस सेक्शन है वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेगा। उससे क्या होगा कि दैट विल हेल्प टू मास्क द कारपेट सॉइलिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि कारपेट गंदा नहीं होगा, बस ये है कि ये जो क्रिम्प और ये उनका सरफेस है वो लाइट को ज़्यादा स्कैटर करेगा, जिसकी वजह से हमको जो सॉइलिंग कारपेट्स की है वो ज़्यादा विजिबल नहीं होगी। इट विल नॉट अवॉइड बस सिंपली हेल्प टू नॉट टू अपीयर दैट डर्टी एज इट शुड बी। सो जस्ट ये गुमराह करने के लिए लोगों की विज़न को इनफैक्ट अगर हम बात करें तो। एंड अगर जो फाइबर स्मूथ है जिसका सरफेस और डायमीटर लार्ज है एंड इफ इट इज मेड इनटू स्मूथ यार्न, सी स्मूथ सरफेस विल लीड इनटू द स्मूथ यार्न, और उसकी वजह से हमारी जो स्ट्रक्चर है यार्न की कम्पैक्ट, सॉरी स्ट्रक्चर कारपेट की है वो कम्पैक्ट बनेगी, विच विल टेंड टू रेजिस्ट सॉइलिंग। ऑब्वियस है कि अगर हमारे उसके अंदर ग्रूव्स नहीं है, इरेगुलर क्रॉस सेक्शन ही है, तो सॉइल उसके अंदर कम सेटल होगा। सो अपीयरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इट इज़ बेटर। जबकि अगर हमारा कोई यार्न जो कारपेट के अंदर यूज़ कर रहे हैं लूजली ट्विस्टेड है, तो उसके अंदर जो सॉइल है वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगा विच विल डिफ़िकल्ट टू क्लीन। और कारपेट्स की अगर हम बैकिंग फैब्रिक करें या कारपेट्स की इटसेल्फ एंटायर स्ट्रक्चर की बात करें, अगर वो ओपन स्ट्रक्चर है विच विल टेंड टू परमिट द पेनिट्रेशन ऑफ द सॉइल इजीली, सो जल्दी से उसका अपीयरेंस है जो मटमैला हो जाएगा। नाउ इन सब इशू को लेते हुए भी, क्वालिटी पैरामीटर्स को भी लेते हुए कि भी हम उस कारपेट की कैसे मेंटेनेंस करें सो दैट इट्स वियर लाइफ एक्सटेंडेड। सो
अगर हम उसको पीरियोडिकली क्लीन करते हैं विच इज डिज़ायरेबल, इसकी जो लाइफ है वो एक्सटेंड हो जाती है। लेकिन अब कितना पीरियोडिकली क्लीन करें, क्या मेथड यूज़ करें, हम इसके ऊपर ये थोड़ा सा स्टडी करते हैं। अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ ट्रैफिक, उसका अंदर ट्रैफिक कितना है, उसके अंदर कितनी डर्ट डिपॉजिट हुई है, उस हिसाब से हम क्लीनिंग करें। ऐसा नहीं है कि हम उसका करते रहें विदाउट कंसिडरिंग दिस फैक्टर, सो उसकी जो अपीयरेंस है वो भी हमारा अफेक्ट होता है। अगर हम उसका फ्रिक्वेंसी बहुत बड़ा कम कर दें, मींस उसको बहुत कम उसको क्लीन करें, सो ये हो सकता है कि जो डर्ट है वो उसके अंदर ही अच्छी तरह से सेटल हो जाए, then it will be very hard to remove because it will go down further into interstices or the sashes of the fiber or in between the yarn, it will trap down कि हमारे लिए इसको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। It will cut the fiber slowly and gradually and the life will affect. Now ये एक और है कि अगर इन केस अगर कारपेट्स के ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें गिर गई हैं विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पाउडर फॉर्म्स, सो उसको हम लोग वैक्यूम के थ्रू हम क्लीन कर सकते हैं। एंड लिक्विड के केस में मे बी सम सॉस केचप if it spills, so it is preferable that we clean it by means of using the blotting paper rather than rubbing it, otherwise it will spread to the whole carpet area and will affect the appearance. So methods में कई तरह के मेथड हम यूज़ करते हैं कारपेट्स के ऊपर। कारपेट स्वीपिंग मेथड है, स्वीप करना। तो ये जो स्वीप मेथड है इट विल रिमूव द क्रम्स, लिंट, डस्ट। लेकिन जो सॉइल जो एम्बेडेड हो चुकी है कारपेट स्ट्रक्चर के बीच में, सो वो इतनी आसानी से नहीं निकलेगी। और ये हम स्वीपिंग मेथड यूज़ करते हैं डेली लाइट क्लीनिंग के केस में। नेक्स्ट है हमारा वैक्यूम, बाय यूजिंग द वैक्यूम क्लीनर, जिसमें कि हमारा जो मैकेनिज्म होता है सक्शन पे है और लाइट ब्रशिंग के ऊपर है। सो यूजिंग द वैक्यूम विच इज़ वेरी मच प्रेफरेबल एज कंपेयर टू स्वीपिंग मेथड, सो द डस्ट इज रिमूव्ड। कई के केस एक शैम्पू मेथड भी हम यूज़ करते हैं। शैम्पू में दैट इज़ मिक्स विद द वाटर, हम उसको ब्रशिंग कर देते हैं कारपेट्स के ऊपर। सो व्हाट हैपन्स, द ग्रीसी डर्ट इज emulsified we can say, the dirt will stick to the shampoo and it will lose the carpet structure, means अगर हम उसको दोबारा से वैक्यूम करें उसके बाद से, so this dirt will come out from the carpet. Now इसमें एक इशू रहता है कि जब हम ये शैम्पू मेथड यूज़ कर रहे हैं विच इज़ समहाउ मिक्स विद द वाटर, सो ड्राइंग टाइम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और पाइल जो डिस्टोर्शन दैट मे आल्सो रिजल्ट विच अफेक्ट द अपीयरेंस। और दूसरी प्रॉब्लम रहती है हमारी सिंस इट गेट मॉइस्चराइज्ड, so microbe mildew problem may also result, so it is better it is dried properly before being used after the cleaning. Next है हमारा ड्राई पाउडर मेथड। सी कुछ पाउडर्स आते हैं which are saturated with cleaning fluid and solvent, means powder which are saturated mean उसी के अंदर powder itself consists of sort of limited very little amount of fluid which the powder can retain into it, which also covers solvent. These are sprinkled on the carpet surface. Now उसके बाद ये जो पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद ये हल्का सा हम इसको ब्रशिंग कर देते हैं बाय हैंड और बाय मशीन, and followed by
वैक्यूम करने से नाउ ये जो हमारा निकल आता है, डर्ट निकल आता है of the from the carpet. This is very simple and inexpensive method. इसमें हमारा कोई पाइल डिस्टॉर्शन इतना नहीं होता, और but this method is not suitable for heavily soiled carpets, क्योंकि जहाँ भी हैवी ट्रैफिक है उसकी वजह से ज़्यादा सॉइल अगर रिटेंशन है तो पाउडर मेथड उतना कामयाब नहीं है, उतना क्लीनिंग नहीं दे पाएगा. So this is the limitation in this. फोम मेथड. फोम आजकल तो हम एरोसेल कैन प्रेशर की वजह से कैन आते हैं हमारे, विच इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेशर द फोम इज स्प्रेड बाय द हेल्प ऑफ द मशीन, और उसके बाद हम इस फोम को लाइट स्पॉन्जिंग कर देते हैं या ब्रशिंग कर देते हैं. सो फोम विद टाइम इट विल ड्राई, और वो उसके साथ जो भी सॉइल विच विल स्टिक टू इट, ये हम उसको वैक्यूम की हेल्प से हम रिमूव कर सकते हैं. अगेन दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल फॉर हैवीली सॉइल्ड कारपेट्स, क्योंकि अंदर जो एम्बेडेड सॉइल है दैट विल नॉट कम आउट इजीली. नेक्स्ट है हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन. हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन में ये कह सकते हैं कि दिस मेथड इज़ यूज फॉर हैवीली सॉइल्ड कारपेट. इस मेथड में हम लोग शैम्पू और डिटर्जेंट सॉल्यूशन हॉट वाटर में मिलाकर उसको हम स्प्रे करते हैं अंडर प्रेशर इनटू द कारपेट. सो पावरफुल इसमें मशीन्स रहती हैं विच प्रेशराइज्ड टू हेल्प द स्प्रेइंग ऑफ वाटर onto the carpets. उसके बाद so that the dirt easily get out of it, और उसके बाद हम पावरफुल वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से हम इसको सक कर लेते हैं सॉइल एंड वाटर्स को. कोई इसमें ब्रशिंग की ज़रूरत नहीं है, और इसमें पाइल डिस्टॉर्शंस अफेक्ट तो होना चाहिए बट उतना नहीं होता, हाँ, क्योंकि हम लोग इसके अंदर ब्रशेस वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं. लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि श्रिंकेज में अक्कर, क्योंकि इफ़ द वाटर पेनिट्रेट्स इनटू बैकिंग एंड ड्राइंग पीरियड इज़ लॉन्ग, सो उसकी वजह से उसके अंदर श्रिंकेज में हैपन. It all depends what kind of backing or the fabric we have used. If we have used thermoplastic fibers or so, so the backing shrinkage issue won't be much there. एक और बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो बिफोर क्लीनिंग द स्टेन मस्ट बी रिमूव्ड, क्योंकि अदरवाइज हॉट वाटर की हेल्प से व्हाट विल हैपन, द स्टेन विल स्प्रेड ऑन टू द कारपेट एरिया एंड विल स्टिक इनटू इट एंड विल settle onto that. So it is recommended that stain must be removed before cleaning. So that's it for today. Thank you very much.